सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन जो होने वाला है उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है। तो आज हमारा 10वां मॉक टेस्ट है। तो आइए बिना समय गंवाते हुए पहला प्रश्न करें। और जितने भी ये बच्चों प्रश्न हैं ये सारे HPRCA द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, सारे PYQ ही रहने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न करते हैं। बोलता है प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं बच्चों? परिमाण बोधक विशेषण को, सार्वनामिक विशेषण को, संख्यावाचक विशेषण को, या विशेषण के विशेषण को। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता को बताए वो होते हैं आपके प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है आज मैं डैश कमीज पहनूंगा, रिक्त स्थान के लिए उचित गुणवाचक विशेषण होगा। तो कौन सा होगा बच्चों? गुणवाचक विशेषण डैश में आपने गुणवाचक विशेषण यहाँ भरना है। तो बोलता है यह कोई सफ़ेद या 5। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सफ़ेद, है ना। सफ़ेद क्या है? सफ़ेद आपका विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है? वो कमीज की विशेषता बता रहा है। जब भी आप विशेषण पढ़ोगे बच्चों तो आपने सिर्फ दो ही चीज़ें हैं ना, एक विशेषण और एक विशेष्य। अगर ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई तो बच्चों आप इजीली सारे क्वेश्चन बना लोगे। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो आपके विशेष्य हैं, माने संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि सफ़ेद क्या है? ये विशेषण है ना, संज्ञा और सर्वनाम के लिए विशेषण का काम कर रहे हैं। और संज्ञा क्या है? ये कमीज। देखिए ये क्या है? कमीज है। तो कमीज क्या है? आपका विशेष्य है। विशेष्य के लिए विशेषण का काम आपका क्या कर रहा है? सफ़ेद, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है गोविंद ने राम को जगवाया, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है बच्चों? गोविंद ने राम को जगवाया, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक, संयुक्त, अपूर्ण क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बिना सोचे समझे आपने क्या कर दिया होगा? प्रेरणा। क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें बच्चों तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया की पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा होती है बच्चों के, बोलता है जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके, है ना, किसी और से करवाता है तो क्या है? वो प्रेरणार्थक है। माने कि खुद काम ना करके दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है ना। ये दो प्रकार की होती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक है ना, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना। क्या होता है बच्चों? द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना। प्रथम में बात करें तो प्रथम प्रेरणार्थक में होगा कर्ता स्वयं काम करेगा, है ना। और द्वितीय की बात करें तो कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम को करवाने की कोशिश करेगा, किसी और से काम करवाएगा, है ना। कोशिश नहीं, यहाँ किसी और से काम करवाएगा। तो यहाँ क्या है? गोविंद ने राम को जगवाया, है ना, कि गोविंद ने राम को जगाया। अगर ऐसा होता तो क्या होता? वो प्रथम प्रेरणार्थक में जाता, है ना। पर यहाँ खुद काम न करके दूसरे से, तो यहाँ क्या है? अगर सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ समझ लेना है ना कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? कि यहाँ कर्ता स्वयं काम कर रहा होगा, कि जैसे गोविंद ने राम को जगाया, है ना, कि खुद जगा रहा है गोविंद, तो वो क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक है। पर बोलता है यहाँ पूछा क्या है? गोविंद ने राम को जगवाया, तो द्वितीय प्रेरणार्थक होगा, कि खुद काम न करके किसी और से काम को करवा रहा है, तो क्या होगा? वो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा, है ना। ये प्रेरणार्थक के प्रकार में आ जाएगा, है ना। यदि हम अकर्मक की बात करें तो अकर्मक क्या होता है? जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर ना पड़ के, है ना, सीधा कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो वो क्या है? वो अकर्मक है। माने देखो यहाँ क्या है? अ लगा है ना, और किसके आगे लगाइए? कर्म के आगे। जहाँ भी ये अ लगता है उसका मतलब होता है निषेध। ये जिस शब्द के आगे लग जाता है मतलब वो काम हो ही नहीं सकता। तो मतलब अकर्मक माने जहाँ कर्म मौजूद ना हो, ठीक है, वो आपका अकर्मक है। प्रभाव फिर कर्ता के ऊपर भी पड़ेगा। बोलता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त होता है बेटा सम प्लस युक्त। सम मतलब समान, है ना। युक्त मतलब दो क्रियाएं, है ना, दो अलग अलग क्रियाएं जब एक साथ आई हो, है ना, दो अलग अलग क्रियाएं जब एक साथ आई हो तो वही संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। कि वो अचानक चौंक उठा, है ना, वो अचानक चौंक उठा। चौंकना और उठना, है ना, चौंकना और उठना क्रिया क्या है? ये क्या है? ये संयुक्त रूप से आई हैं। दोनों क्रियाएं, दो अलग अलग क्रियाएं एक साथ जब आएंगी तो वो क्या कहलाएंगी आपकी? वो आपकी कहलाएंगी बच्चों संयुक्त क्रिया। अब अपूर्ण क्रिया क्या होगी? अपूर्ण क्रिया तो माने सिंपल सी बात है कि वहाँ क्रिया हो ही नहीं रही होगी तो अपूर्ण होगी, है ना। क्रिया पूर्ण नहीं हुई होगी, है ना। बाकी आपको प्रेरणार्थक तो मैंने बता दिया है। बाकी जो भी बच्चे आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ना, उसमें मैंने वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय संबंधित 6 टॉपिक हो गए हैं। वहाँ से आप अच्छे से उनको देख के बाकी आप मॉक टेस्ट लगाइए। एक भी प्रश्न आपका बच्चों गलत नहीं होगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कठोर के लिए समानार्थक शब्द का चयन करो। तो जो कठोर है उसके लिए उसका समानार्थक शब्द कौन सा होगा? परुष, कोमल, निर्मल या उपरोक्त सभी। तो यदि इसकी बात करें कठोर की तो क्या हो जाएगा बच्चों? परुष हो जाएगा, है ना। पुरुष नहीं, परुष। परुष क्या है? वो समानार्थी है। यदि कोमल की बात करें तो वो क्या है? वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा फिर, है ना।
ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कारक है। तो पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है बच्चों? करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या ए बी दोनों, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? पेड़ से आम गिरे, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका अपादान हो जाएगा, है ना। जैसे इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, है ना, कि करण होता है बच्चों माध्यम, है ना, माध्यम या साधन के तौर पर, है ना। क्या होगा? करण अगर यहाँ भी दिया होगा से विभक्ति होगी, है ना, तो माध्यम या साधन, या फिर इसको के द्वारा भी आप इंगित कर सकते हैं ना, के द्वारा, कि माने कोई काम किसी माध्यम या किसी साधन के द्वारा हो रहा है ना, तो क्या है? वो करण है, ठीक है। पर यहाँ देखो साधन और माध्यम की तो बात हो ही नहीं रही है। और अपादान क्या है? अपादान होता है जहाँ दूरी का, है ना, जुदाई का भाव हो, ठीक है। तो क्या है कि पेड़ से कई आम गिरे, तो देखो आम और पेड़ से, अब आम पेड़ से गिरे हैं, तो वो क्या है? वो दूरी को दिखा रहा है, जुदाई को दिखा रहा है, तो वो सीधा किसमें चला जाएगा बच्चों? वो अपादान में चला जाएगा। पर कोई काम है ना, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, है ना, तो यहाँ मारने का माध्यम क्या है? तीर है, तो फिर वो करण कारक होगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट किस समास का उदाहरण है बच्चों? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। तो यहाँ भरपेट की बात करें तो एक क्या हो जाएगा आपका? ये अव्ययी भाव हो जाएगा। बोलता है अव्ययी भाव वे शब्द होते हैं जिनका पूर्व पद क्या होता है? कोई आपका उपसर्ग होगा, है ना। तो यहाँ क्या है? भर क्या है? उपसर्ग है, और पेट, है ना। तो यहाँ भर क्या है? उपसर्ग। जहाँ जितने भी, जैसे यथा, प्रति, जिन शब्दों की शुरुआत बच्चों यथा, प्रति, आ जैसे शब्दों, या देखो यहाँ चीज़ें आपको आराम से समझनी है। यहाँ जहाँ भी आपका अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव में आपके जो शब्द होंगे वो किससे मिलकर बने होंगे? वो आपके उपसर्ग से मिलकर या फिर अव्यय से मिलकर बने होंगे, है ना। तो यहाँ क्या है? ये उपसर्ग है ना, उपसर्ग, और बाद में क्या है? पेट है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है निम्न में से तत्सम शब्द है। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा बच्चों? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उदखल या उजाला। तो यहाँ तत्सम क्या हो जाएगा बच्चों? ये उज्ज्वल हो जाएगा। और शुद्ध रूप भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ना, ये 2-3 बार तो पटवारी, फॉरेस्ट में पूछा गया है ना। ठीक है, उज्ज्वल आपका तत्सम शब्द ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपके तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है जंगम का विलोम होगा। तो जंगम का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? स्थावर, द्योतक, द्योतक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जंगम का क्या हो जाएगा? जंगम का हो जाएगा स्थावर। सूचक का समानार्थी होगा। तो सूचक का समानार्थी क्या हो जाएगा बच्चों? घोटक, द्योतक, कर्षक या वितृष्णा। तो सूचक का क्या हो जाएगा? द्योतक। इसको ये वाला द्योतक है ना, ये टाइपिंग में ये आता नहीं है, ठीक है। बाकी अगर इसको द्योतक को तोड़ेंगे तो ये यही रूप बनता है इसका, है ना, द्योतक। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग के लिए शब्द क्या है बच्चों? बड़वानल, दावानल, जठरानल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि समुद्र में लगने वाली आग के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? वड़वानल हो जाएगा। और जंगल में लगने वाली आग की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वो जठरानल हो जाए, माफ़ करना, ये दावानल हो जाएगा। और पेट में लगने वाली आग होगी तो वो क्या होगा? जठरानल, है ना, नाम से ही विदित है। पर यहाँ ये 2 चीज़ें याद रखनी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई। वड़वानल क्या होगा? समुद्र में लगने वाली आग। दावानल क्या होगा? जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है रिज का विलोम होगा। देखो रिज हो या रिजू दिया हो, है ना, इसका विलोम शब्द क्या है? रिज या रिजू। तो क्या होगा इसका हो जाएगा बच्चों वक्र, है ना। रिजू का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो धर्माधर्म में कौन सा समास है बच्चों? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो धर्माधर्म की यदि बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या? दोनों चीज़ें समान होंगी, है ना, और शब्द लगा होगा इसमें, है ना। ये जो और शब्द है वो लगा होगा, है ना, कि यहाँ क्या है? 2 समान चीज़ों को दिखाने का काम कर रहा होगा। धर्माधर्म, धर्म प्लस अधर्म, है ना। इसको तोड़ेंगे तो बच्चों इसका विग्रह क्या होगा? धर्म और अधर्म। तो यहाँ और शब्द लगा है तो क्या है? धर्म और अधर्म क्या है? दोनों समान है ना। समान मतलब कि देखो जो धर्मी होगा, है ना, जो धर्मी होगा उसका क्या है? वो धर्म को अपने सर्वोपरि समझेगा, है ना। धर्मी, वो धर्म मतलब इस पे मत चले जाना, है ना, रिलीजन पे मत चले जाना। धर्म मतलब
अच्छे कार्य करने वाला, ठीक है, अच्छे कार्य करने वाला। अब आपका पढ़ाई है तो पढ़ाई आपका धर्म है, तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो क्या है, आपका धर्म, जो भी जिस चीज़ का धर्म होगा वो क्या है, वो अपने धर्म को उच्च ही समझेगा, और अधर्म करने वाला भी अपने अधर्म को ही उच्च समझेगा, है ना। तो क्या है, दोनों चीज़ें बराबर ही हैं, जैसे माता और पिता, दिन और रात, है ना। बाकी आप इनको अच्छे से दूसरे भी उदाहरण होंगे तो उनको भी देख सकते हैं। बोलता है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, तो आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है बच्चों, बेमेल तथा बेढंगा, अविश्वासी व्यक्ति, चतुर व्यक्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मिठास संज्ञा किस से मिलकर बनी है, तो मिठास है वो संज्ञा है। तो सबसे पहले तो बात करनी है कि मिठास कौन सी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा देखिए आपके बहुत सारे शब्दों से मिलकर बनी होगी, है ना। ये आपके संज्ञा में से आपका जितने भी आपके जातिवाचक शब्द हैं ना, बाकी आपके विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है ना, आपके सर्वनाम है, उसमें इन शब्दों के पीछे जब भी आप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो आपकी क्या बन जाएंगी, वो आपकी भाववाचक संज्ञाएं बन जाएंगी, है ना। ठीक है, तो पहले आप मुझे ये बताओ कि ये भाववाचक संज्ञा है तो किससे मिलकर बनी है, तो किससे, विशेषण, क्रिया, अव्यय या जातिवाचक। तो इसके क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, क्योंकि किससे मिलकर बनी है, मीठा से। तो मीठा क्या है, विशेषण है कि मीठा सेब, है ना। तो किसकी विशेषता बता रहा है, ये सेब की बता रहा है कि सेब क्या है, मीठा है ना, ये विशेषण है, और सेब क्या है, विशेष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है यह समस्या अत्यंत कठिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, विशेषण या उपरोक्त में से सभी। तो यह समस्या अत्यंत कठिन है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण, है ना। प्रविशेषण की बात करें तो बच्चों जो विशेषण की भी विशेषता को बताए वो हो जाएगा आपका प्रविशेषण। तो यहाँ क्या है, यह समस्या अत्यंत कठिन है, तो विशेषता क्या है कि कठिन है ना, क्या है, समस्या। तो समस्या क्या है आपका, विशेष्य है, ये विशेष्य की समस्या बता रहा है कि क्या है, कठिन है। पर यहाँ कठिन भी कैसी है, अत्यंत कठिन है। तो विशेषण की भी विशेषता बताने का काम अत्यंत शब्द कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका प्रविशेषण हो जाएगा। और सार्वनामिक विशेषण की बात करें बच्चों, तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, यहाँ ये दोनों चीज़ें ध्यान से समझ लेना है ना। सार्वनामिक विशेषण होता है जो संज्ञा के लिए विशेषण का काम करे, है ना, जो संज्ञा के लिए विशेषण का काम करे। जैसे वह नेता विधायक है ना, वह नेता विधायक है। तो यहाँ क्या है, ये नेता क्या है, ये संज्ञा है, और संज्ञा से पहले जुड़कर, है ना, संज्ञा से पहले जुड़कर संज्ञा के लिए विशेषण का जो काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, वो सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि सर्वनाम है ना, पर सार्वनामिक विशेषण इसलिए है क्योंकि वो संज्ञा से पहले जुड़कर संज्ञा के लिए विशेषण का काम कर रहा है ना। अगर ये संज्ञा की जगह आता है तो वो सर्वनाम है। ध्यान से सुन लेना बच्चों कि जब यह संज्ञा की जगह आता है कि नेता की जगह आएगा तो क्या होगा, ये विशेषण, माफ करना, ये सर्वनाम हो जाएगा। पर जब ये संज्ञा से पहले जुड़कर, है ना, संज्ञा से पहले जुड़कर जब आपको संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, बाकी विशेषण का तो आपको पता ही है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। बोलता है निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो नासिक्य व्यंजन कौन सा है बच्चों, A, B, C या D। तो इसमें क्या हो जाएगा, नासिक्य व्यंजनों की बात करें तो आपका इया क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका नासिक्य व्यंजन हो जाएगा, है ना। जैसे जितने भी आपके स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर समझते हैं ना, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के जो लास्ट में है ना, वो जैसे इया, है ना, अणा, इया, ये जितने भी आपके वो क्या है, वो आपके सारे नासिक्य व्यंजन है ना। अंगा, इया, अणा, नाम, ये जितने भी हैं 5 आपके, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है श, श और स कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं बच्चों, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कौन से हैं बच्चे, ये श, श और स कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके संघर्षी व्यंजन। क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन, है ना। तो संघर्षी व्यंजन मतलब जिन वर्णों को उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़े, है ना, या फिर हमारे जब भी हम इनको उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु घसीट के बाहर निकलती है ना, जिनको संघर्ष करके, जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ देखो सिंपल सी बात है, संघर्ष और स्पर्श संघर्ष से आप
आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि स्पर्शी क्या है, संघर्षी। देखो प्रकंपी की बात करें तो प्रकंपी क्या है, र है ना, जिसको बोलने में प्रकंप है ना, कंपन उत्पन्न होता है, वो आपका प्रकंपी व्यंजन कहलाएगा। स्पर्शी क्या है, स्पर्शी बच्चों जब भी आप जिनको उच्चारण करने में आपके मुख के किसी न किसी अंग को जिह्वा छूती है तो क्या है, वो आपके स्पर्शी अंग, मतलब कोई भी भाग आपके मुख का स्पर्श होगा तो वो क्या है, वो स्पर्शी। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग क्या है आपके स्पर्शी व्यंजन। अब यहाँ क्या बोल रही है, स्पर्श संघर्षी। तो जो स्पर्शी व्यंजन है उसमें भी संघर्षी है कुछ, है ना। कौन से हैं, जैसे आपका चवर्ग का च, छ, है ना, ये जो आपका च, छ, ज और झ है ना, तो ये श, श और स की तरह ही इनको भी उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़ता है। आप उच्चारण करके देख भी सकते हैं बच्चों, नहीं तो वीडियो मैंने आपको दी है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा वर्णों से संबंधित, है ना, उनको अच्छे से देख लेना। बाकी आप इनको लग ही गया होगा पता कि ये कैसे इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बच्चों, व्योम, अंबक, नव या अनंत। तो इसका क्या हो जाएगा, आकाश का हो जाएगा अंबक, जो आपका पर्यायवाची नहीं है। अंबक किसका होता है, अंबक ये आपके नेत्र का, चक्षु का, नयन का, लोचन है ना, मतलब जो आंख के पर्यायवाची अंबक है ना। बाकी व्योम, नभ और अनंत हो गए आपके आकाश के पर्यायवाची, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कौन सा समुच्चय बोधक काव्य नहीं है। तो समुच्चय बोधक काव्य कौन सा नहीं है बच्चों, अर्थात, यतएव, अथवा या आजन्म। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आजन्म हो जाएगा। अब यहाँ समुच्चय बोधक अब कौन सा होता है भाई, समुच्चय बोधक होता है यो जो दो चीज़ों को, है ना, दो शब्दों में समानता दिखाने का काम या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम जब भी जो शब्द करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, वो समुच्चय बोधक, है ना। ये दो प्रकार का होता है, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक काव्य और एक व्याधिकरण। समानाधिकरण में होता है जो दो समान चीज़ों के बीच में समानता दिखाने का काम, है ना। जैसे राम और मोहन बाजार जा रहे हैं, तो राम और मोहन के बीच में क्या समानता दिखा रहा है, ठीक है, तो वो समानाधिकरण है। और जो और है आपका वो फिर समानाधिकरण अव्यय हो जाएगा। और यहाँ के बाजार बंद था इसलिए वह वापिस आ गया। तो जो इसलिए है ना, जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है ना, दो चीज़ों को जोड़ने का, यहाँ समानता दिखाने का नहीं बोल रहा है, यहाँ दो चीज़ों को जोड़ने का। वाक्य एक मूल वाक्य होगा और दूसरा आश्रित वाक्य होगा। जब इन मूल और आश्रित को जोड़ने वाला जो शब्द काम कर रहा होगा वही आपका क्या कहलाएगा, वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा, है ना। समानाधिकरण में समानता को दिखाने का काम कर रहा है और समान वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, और व्याधिकरण में क्या होगा, दो असमान वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। रेखांकित शब्द है संबंध बोधक काव्य, व्याधिकरण समुच्चय बोधक काव्य, समानाधिकरण समुच्चय बोधक काव्य या निपात। तो यहाँ मैंने अच्छे से आपको चीज़ें समझाई, आप मुझे इसका बताएंगे कि सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। वो दिन रात क्यों पढ़ती है, क्योंकि उसका कारण है कि भाई वो चयनित होना चाहती है इसलिए वो पढ़ती है। तो क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड है ना, तो ये दोनों को जोड़ने को जो काम कर रहा है, देखो यहाँ समानता दिखाने का नहीं कर रहा है ना, दो असमान वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है कि ये क्या है, ये स्वतंत्र वाक्य है और ये क्या है, उसका आश्रित वाक्य है। दूसरा क्या है, आश्रित वाक्य है। तो आश्रित वाक्य मैंने क्या बोला था, किस में जाएगा, ये आपका व्याधिकरण में जाएगा। देखो यहाँ समान है, समानता तो नहीं है यहाँ, है ना, यहाँ क्या है व्याधिकरण की। पहला क्या है, संपूर्ण के सुधा दिन रात पढ़ती है, बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है। क्यों पढ़ती है, ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। तो दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रथम के ऊपर, है ना। तो दूसरा क्या है, आश्रित वाक्य है, और प्रथम स्वतंत्र वाक्य और आश्रित वाक्य को जो जोड़ने का काम कर रहा है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, आपका व्याधिकरण हो जाएगा। अगर समानाधि दोनों चीज़ें समान होती तो वो समानाधि में आ जाता, जैसे समानाधि में आएंगे और, अथवा, या आदि जैसे शब्द है ना, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए। सीताराम।